सो बेस क्या कहते हैं बेस अंडरस्कोर साइट डॉट HTML का काम तो कंप्लीट हो गया। इसके अंदर जिस तरीके से जिस हिसाब से आपको नाम रखना है वो सब कुछ रख सकते हो। और इसका जो है अगर हम आउटपुट देखें तो कुछ हमें पोल्स एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से मिल चुका है। हमने केवल और केवल अभी बेस अंडरस्कोर फाइल का नाम जो है बेस अंडरस्कोर साइट डॉट HTML, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर हमने केवल जो ऊपर हेडर मिल रहा है उसमें केवल नाम चेंज किया, बाकी जो राइट साइड में आ रहा है कंटेंट जैसे कि ये सब कुछ, ये सारा कुछ नेविगेशन से आ रहा है, ठीक है, जिसको अभी हमने टच नहीं किया है। अब एक काम हम और करते हैं कि ये जो मेन फाइल है किसी भी साइट पे, मैं जैसे कि पहले स्टार्टिंग में भी बताया हुआ है कि जैसे अगर हम कोई भी फाइल बना रहे हैं और उसके अंदर इंडेक्स नाम से हम कोई भी मेथड क्रिएट करते हैं वो एक डिफ़ॉल्ट मेथड होता है, उसी तरीके से HTML के केस में index.html फाइल जो होती है वो एक डिफ़ॉल्ट फाइल होती है। अभी जैसे अगर URL को नोटिस करो, URL पे /admin बना हुआ है, उसके बाद में कोई भी HTML फाइल का नाम नहीं है यहाँ पर। दैट मीन्स कि ये डिफ़ॉल्ट जो है ये एक index.html फाइल है। इसके प्रैक्टिस के लिए आप अलग से क्या कहते हैं, अगर आपको HTML CSS आता है तो आप अलग से सेपरेट एकदम अलग से आप एक फ़ोल्डर बनाओ जिसमें HTML और CSS का कोड लिखो और आप पहले फाइल का नाम कुछ और दो, मतलब कि जैसे मान लो कि myfile.html या कुछ भी आपने दिया, और इसके बाद में आप ब्राउज़र पे जाकर चेक करो। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट फ़ोल्डर ओपन कर सकते हो। फ़ोल्डर ओपन करने के साथ में मतलब मान लो कि my.html करके आपने एक फ़ोल्डर बनाया था या HTML फ़ोल्डर बनाया था, आप उस फोल्डर को जब ओपन करोगे URL में तो बाय डिफ़ॉल्ट index.html आपको यहाँ पर मिल जाएगा रन होकर। लेकिन उसके अलावा अगर कोई फाइल होगी तो स्पेशली आपको URL में वो देना पड़ेगा, जैसे my.html.html फाइल। ये जो है वही सेम काम यहाँ पर भी होता है कि हम अगर किसी फ्रेमवर्क का यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर भी सेम टू सेम ये चीज़ काम करती है। आप किसी भी लैंग्वेज के फ्रेमवर्क में चले जाओ, ये दो चीज़ें तो आपको सेम टू सेम मिलेंगी। हम किसी क्लास के अंदर बात करें या इंडिविजुअल फंक्शन की बात करें, अगर उसका नाम हमने इंडेक्स दिया हुआ है दैट मीन्स कि वो एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। वैसे ही डिफ़ॉल्ट फाइल जो है वो HTML होता है, क्योंकि हम फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं। फ्रंट एंड जैसे कि यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए हमें HTML का यूज़ तो करना ही है। तो वापस आते हैं यहाँ पर, आपको याद होगा हमने जेंगो के जो बेस फाइल डायरेक्टरी थी यानी कोर फाइल डायरेक्टरी वो हमने फाइंड आउट कर लिया था, तो वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसी में से हमने बेस अंडरस्कोर साइट का जो कोड था उसको निकाल के ले गए थे और हमने अपने पोल्स में जो टेम्पलेट बनाया था वहीं पे एडमिन नाम की फ़ाइल बनाई और उसमें हमने पेस्ट कर दिया इस कोड को। इसके लिए हमने बेस अंडरस्कोर साइट डॉट HTML फाइल बनाई थी। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये सवाल आ रहा हो दिमाग में कि आखिर जब हम कोर की फाइलों में कोडिंग कर चुके हैं तो जेंगो कैसे इसको कैटेगराइज कर रहा है। तो एक तो हमने काम करके ही देख लिया है कि ये ओवरराइड का सिस्टम है, मतलब कि ये हर एक फ्रेमवर्क, जैसे हम जेंगो फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, हर एक लैंग्वेज के फ्रेमवर्क में ये फैसिलिटी होती है कि हमें बहुत सारे कोर वर्क जो होते हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशन करने की फैसिलिटी मिलती है। उसके लिए ये करते क्या हैं, इस फैसिलिटी को यूज करने के लिए ये करना होता है कि जो हमारी खुद की बनाई गई फाइल डायरेक्टरी है, जैसे कि ये जो है, याद रखना ये हम जेंगो के कोर फाइल डायरेक्टरी में है इस समय, ठीक है, ये कोर फाइल डायरेक्टरी है ये जो हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नाम भी क्या है, जेंगो। हमारी जो फाइल डायरेक्टरी है जो हम यूज कर रहे थे वो ये वाली है। इसके अंदर हमने हमारे प्रोजेक्ट का नाम दिया माई साइट, उसके अंदर पोल्स एप्लीकेशन बनाया था। तो जैसे ये तो आपको पता चल ही चुका है कि जेंगो के अंदर हम मल्टीपल एप्लीकेशंस बना सकते हैं और उसी में से एक एप्लीकेशन हमारा है पोल्स। तो इन केस जैसे हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशंस होते चले जाएंगे, मल्टीपल एप्लीकेशंस होंगे, मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए हमें मल्टीपल एडमिन पैनल भी बनाना होगा। तो ऐसे केस में हम अपने एडमिन पैनल को भी कस्टमाइज करना चाहते हैं, उसी के लिए ये फैसिलिटी मिलती है कि हम जो भी कोई अपना एप्लीकेशन आगे चल के बनाएंगे उसके अंदर टेम्पलेट्स बनाएंगे। उसके अंदर अगर आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड HTML फाइलें बनानी है तो एप्लीकेशन के नाम से अपने फोल्डर बनाए और उसके अंदर सारी जितनी भी HTML की फाइलें हैं रख दी। वैसे ही अगर हम एडमिन पैनल को कस्टमाइज करने की बात कर रहे हैं तो अगर हम नहीं करना चाहते तो जो एज इट इज़ अभी तक हमें एक यूजर इंटरफेस मिल रहा है एडमिन पैनल का वही मिलता रहेगा। अदरवाइज अगर हम इसे चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे हमने एडमिन फोल्डर बनाया और उसके अंदर जिस भी फाइल को हम कस्टमाइज करना चाहते हैं उसके कोड को हम पहले कोर की फाइल में से लेकर आए और यहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट किया। अब जैसे इस केस में
हमने अभी बेस अंडरस्कोर साइट डॉट HTML फाइल को लिया था, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करो, यहाँ पर एक फाइल और यूज हुई थी बेस डॉट HTML, ठीक है, इसको एक्सटेंड किया गया था। इसको भी हम एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या कोड है, क्योंकि ये मेन जेंगो की फाइलें हैं। तो अब आप नोटिस कर रहे हो कि जब हम बेस अंडरस्कोर साइट में हैं, आप में से मुझे कुछ लोग अगर देख रहे हैं, इस कोड को समझ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें डिफरेंस क्या मिला। यहीं पे आप पॉज कर दीजिए इतना सुनने के बाद में। और जैसे ये हमारी बेस अंडरस्कोर साइट डॉट HTML फाइल है और ये है हमारी बेस डॉट HTML फाइल। अब आप में से जो लोग इसको देखे हैं, इसको यहीं पे पॉज करके मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इन दोनों फाइलों में क्या डिफरेंस मिला। बाकी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमने एक्सटेंड किया, मतलब कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम हेडर और फुटर को तोड़ देते हैं। जब भी हम कोई वेबसाइट पे काम करते हैं तो हेडर और फुटर ये चीज़ें हमें हर एक पेज में सेम रखनी होती है। तो हम इसको बार बार ना लिख कर क्या करते हैं, अलग से दो अलग से फाइलें बना लेते हैं और उसी में रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहली चीज़ आपने क्या देखी कि सबसे पहले एक्सटेंड है और बेस डॉट HTML, और इसके बाद में क्या हो रहा है, ये तो जेंगो का ब्लॉक ऑफ कोड है HTML के लिए और ये भी जेंगो का ही है, लेकिन ये थोड़ा सा कोड जो है ये HTML का पार्ट था। नीचे फिर जो है ये जेंगो का कोड है। लेकिन अगर हम बेस डॉट HTML फाइल में आए तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, इस कोड को अगर छोड़ दिया जाए तो ये जो है स्टार्टिंग होती है HTML सिंटेक्स की, कि डॉक टाइप हमने डिफाइन किया HTML। इसके नीचे आते हैं तो ये लैंग्वेज का कोड डिफाइन किया गया है और लैंग्वेज का BID डिफाइन किया गया। और इसके बाद में ये डिफाइन क्यों किया गया कि गेट करंट लैंग्वेज, मतलब कि ये एक लूप चलाया गया है, ठीक है, मतलब कि ये एक वैल्यू है जो गेट करंट लैंग्वेज, हम जो कुछ भी सेटिंग डॉट पाई में करते हैं, हमारी जो खुद की डायरेक्टरी है उसमें जो हम वापस आता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने सेटिंग डॉट पाई फाइल खोल रखी है, ठीक है। आपको याद हो सबसे नीचे जब हम इसमें जाते हैं तो यहाँ पर हम टाइम जोन सेट करते हैं, ये टाइम जोन, और यहीं पे हम लैंग्वेज कोड सेट करते हैं कि ये इंग्लिश है, US इंग्लिश कोड सेट किया है हमने, और टाइम जोन वगैरह हमने सेट कर रखा है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर हो रहा है कि जो भी हमने करंट लैंग्वेज सेट कर रखा था उसको इसने क्या किया, लैंग कोड में से ले लिया, ठीक है, एज लैंग कोड इसने ले लिया। और इसी लैंग कोड को फिर उन्होंने क्या किया, HTML सिंटेक्स में दूसरी लाइन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, HTML का टैग ओपन करते हैं और यहीं पर हम बताते हैं कि हम लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं। तो इन्होंने लैंग्वेज बताया कि हम जो भी अपने जेंगो के स्ट्रक्चर में यूज किए हैं, सेट किए हैं सेटिंग में, वो हो गया। इसके बाद में डिफ़ॉल्ट में इन्होंने क्या सेट कर दिया, EN/US, मतलब कि आप कोई और लैंग्वेज ले रखे हो तो ठीक है, अगर आपने नहीं ली है उस केस में डिफ़ॉल्ट EN/US यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कंडीशन चलाई गई है कि इफ़ लैंग कोड अगर जो है डायरेक्टरी में RTL लिया गया है तो यहीं पर ये एंड हो गया। ये किसके लिए था, लैंग्वेज बिट के लिए। अब यहाँ पे दिया गया है कि ये कहाँ से लिया गया है, गेट करंट लैंग्वेज BIDI, ठीक है। आप में से जिन लोगों को इसके बारे में पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है इसको जाकर गूगल पे सर्च करो, सर्च करके इसके बारे में पढ़ो और पढ़ने के बाद में मुझे कमेंट में बताओ कि इसका क्या मतलब है। बाकी हम नीचे आते हैं। अब आप क्या देख रहे हो कि हमने हेड का सेक्शन ओपन किया, हेड सेक्शन में हमने यहाँ पर टाइटल डिफाइन किया और ये टाइटल एक्चुअल में कहाँ से आ रहा है आपको पता चल रहा होगा कि ये टाइटल हम ब्लॉक में से उठा के लेकर आ रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से नीचे फिर स्टाइल सीट इसके अंदर इनबिल्ड की गई है और ये कहाँ से उठा के लेकर आ रहा है, ये स्टैटिक से उठा के लेकर आ रहा है, ठीक है। और स्टैटिक ये जो है ये इस जो हम इसके मेन कोर स्ट्रक्चर में है वहाँ पर भी स्टैटिक नाम का एक फोल्डर बनाया गया है जिसके अंदर से ये कोड आ रहा है। इसके अलावा इसका पाथ दिया हुआ है कि एडमिन में CSS में base.css फाइल का नाम है। मेरा सिस्टम हैंग कर रहा है, ये अभी थोड़ा रिज्यूम होकर ठीक हो जाएगा, आप उस पर फोकस मत करिएगा। इसके नीचे अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया, ब्लॉक लिया है एक्सटर्नल स्टाइल सीट का, ठीक है, और वो यहाँ पर बंद होता है। फिर लैंग्वेज BIDI है, ठीक है। इसके बाद में फिर एक लिंक लिया गया है स्टाइल सीट का और दूसरी स्टाइल सीट है RTL.CSS। तो इसी तरीके से इसके अंदर क्या किया गया है, असल में हमारा HTML का जो पूरा सिंटेक्स होता है उसको ब्रेक किया गया है। ब्रेक किया गया है 3 हिस्से में। एक तो ये base.html क्या है, इसके अंदर अगर हम नीचे भी चलते हैं तो ये केवल और केवल हमें हेडर का पार्ट दे रहा है, ठीक है। और नीचे आते हैं हम, देखते हैं इन्होंने क्या कर रखा है नीचे।
तो यहाँ पर इन्होंने हेडर लिया है और यहाँ पर कुछ चीज़ें उन्होंने डिफाइन की है, ठीक है। हम और अगर नीचे आते हैं तो फाइनली इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, HTML बंद हुआ है। दैट मीन्स कि आपको ये वाला कोड शायद दिख गया हो, यहाँ पर क्या है, फुटर लिया गया है। जैसे अभी हेडर के लिए एक कोड लिया गया था, इसको हमने ओपन किया, बेस साइट पे चलते हैं। इस बेस साइट में केवल base.html को इनबिल्ड किया गया है। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, जैसे कि मैंने पहले PHP पे वर्क किया हुआ है और PHP के फ्रेमवर्क्स में भी वर्क किया हुआ है, तो हम इस तरीके से नहीं करते थे। हम PHP में क्या करते हैं, हेडर को अलग से तोड़ते हैं, फुटर को अलग से तोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि base.html जो है, इसी के अंदर इन्होंने हेडर और फुटर दोनों को ले रखा है और इन्होंने एक ब्लॉक के हिसाब से लग कर रखा है कि ये फुटर है। अब अगर हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा और क्या कहते हैं, तो ये फुटर के भी कोड को क्या करेंगे, अभी इंडेक्स की फाइल में लेंगे। हम नीचे आए, यहाँ पर हमको क्या चाहिए था, index.html। इसमें हमें देखना क्या है, इसको हम अभी के लिए मिनिमाइज कर देते हैं सो दैट कि ये कोड पूरा हमें प्रॉपर दिखे। इसमें हमें देखना क्या था index.html में कि ये असल में हमें क्या शो कर रहा है। तो अगर हम अभी शो कराने की बात करें तो एक तो हमारी ये फाइल थी और एक ये जहाँ पर कि हम वर्क कर रहे थे। तो ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा है इंडेक्स का पोर्शन, मतलब कि ये ऊपर का बेस से आ रहा था और बेस में भी दो अलग अलग बेस हैं। एक तो base_site.html जिससे कि हमने ये कस्टमाइज किया, दूसरा नेविगेशन अलग से आ रहा है, तीसरा चीज़ नीचे जो फुटर हमको दिखेगा वो अलग से आ रहा है। तो वापस आते हैं हम इस कोड पे, यहाँ पे स्टैटिक फाइल लोड की गई है इंडेक्स पे ही, ठीक है। और आप सबसे ऊपर क्या देख रहे हो, base_site.html को एक्सटेंड किया गया है और इस base_site के अंदर असल में पहले से base.html एक्सटेंड किया गया है। मतलब कि अब यहाँ पर ये एक लिंक बन गया है, ठीक है, कि बेस साइट को हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया और उसके अंदर पहले से ही क्या यूज किया गया था, बेस का। तो मतलब कि जैसे ही बेस साइट आई उसके अंदर जो बेस वाला कोड था वो भी उसके अंदर इनबिल्ड हो चुका है। और जस्ट नीचे आते हैं, ये तो लिंक हो गया, इसको भी हम छोड़ देते हैं। कलर का टाइप हो गया ये, उसको भी हम छोड़ देते हैं। ये क्या आ गया, डैशबोर्ड, ठीक है, कि blog.super का डैशबोर्ड, मतलब कि जो हमारा सुपर एडमिन है उसका डैशबोर्ड, ठीक है। इस डैशबोर्ड को अगर हम चल के देखते हैं तो यहाँ पर हमें अभी ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। हम वापस आते हैं अपने कोड पे। ब्रेड क्रम यूज किया गया है, ब्रेड क्रम हम HTML में यूज करते हैं, इसके बारे में आप पढ़ के मुझे बताना कि व्हाट इज़ द ब्रेड क्रम। इसके अलावा अब नीचे से स्टार्ट होता है हमारा मेन पोर्शन। मेन पोर्शन में भी आपको दिख रहा होगा ये पूरा कंडीशन चलाया गया कि ऐप लिस्ट, मतलब कि अभी हम बात करेंगे कि हमने याद होगा सेटिंग के अंदर हमने मल्टीपल एप्लीकेशंस जो थे वो एक्टिवेट किए थे, उन्हीं को ये यहाँ पर ले रहा है कि ऐप लिस्ट में से इसने लिया एक सिंगल ऐप को और फिर इसके बाद में ऐप.लेबल जो कुछ भी था वो लिया गया, डिवीज़न में क्लास बनाई गई और उस क्लास के हिसाब से अब जिन लोगों को पहले से CSS का आइडिया है वो लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो क्लास है वो भी प्रॉपर हम डायनामिक तरीके से ले रहे हैं। और जाहिर सी बात है हम CSS का जो भी क्लास बनाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कोड लिखे रहते हैं। तो यहाँ पर सोचो कि ये कितने अच्छे से सटीक तरीके से इन्होंने पूरा प्रॉपर सेटअप किया है कि हम जो कोई भी हमारा एप्लीकेशन है उसके नाम से ये क्लास बनेगी और इसी के नाम से जो कुछ भी इस पे एप्लीकेबल CSS होगा वो अप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स कि इस क्लास के लिए इन्होंने पहले से एक CSS क्रिएट कर दी है। और नीचे आते हैं, टेबल में चलते हैं। टेबल में क्या दिख रहा है हमें कि एक URL है, किसका, ऐप URL। हम क्लिक करेंगे तो उस URL पे पहुंच जाएंगे, मतलब कि ऐप के URL पे पहुंच जाएंगे। टाइटल है, टाइटल में इन्होंने क्या लिख रखा है, ऐप का नाम ले रखा है, ठीक है। और नीचे आते हैं, अब यहाँ पर आपको जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं वो सारी की सारी डायनामिक है, सब कुछ डेटाबेस से होकर आ रहा है। यहाँ पर कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं है। हमको अगर इसे स्टैटिक करना है तो इसको हम खुद से स्टैटिक करेंगे। हमारा जो आगे का वर्क है वो यही है कि हम इन फाइलों में स्टैटिकली वर्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ आ रहा है वो सब कुछ डायनामिक आ रहा है। आपको सारा कोड यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, कि हमने फिर मॉडल में एडमिन URL लिया, उसको भी हमने कस्टमाइज किया। फिर नीचे आते हैं, इन केस अगर हमारा इफ़ में वो कंडीशंस नहीं आ रही है तो हमें मैसेज क्या मिल जाएगा, यू डोंट हैव परमिशन टू व्यू और एडिट एनीथिंग। दैट मीन्स कि अगर मुझे ये URL पता है
लेकिन मैं एक लॉगिन यूज़र नहीं हूँ, यानी कि मेरे पास एडमिन का लॉगिन नहीं है, लेकिन मैं इस यूआरएल को हिट करके यहाँ पर पहुँचना चाहता हूँ। जैसे कि इसके लिए एक हम इनकॉग्निटो विंडो ओपन करते हैं और यहाँ पर आते हैं एडमिन पे। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या करेगा, लॉगिन का पेज ही शो कराएगा। इसके आगे ये कुछ हमें कराने वाला नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस पे जाएं कैसे। तो मान लो कि हम एक काम और करते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन के सेक्शन में। इससे यूआरएल थोड़ा सा चेंज हो गया। हम इसको कॉपी करते हैं और इसको ले चल के यहाँ पर हम पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन्होंने ये सेटअप ही कर रखा है, ये सेशन का काम होता है असल में। जो लोग पहले से जानते हो अच्छी बात है, अदरवाइज ये सेशन के थ्रू हम रोकते हैं कि यूज़र जब तक लॉगिन नहीं है, मतलब कि कोई भी सेशन अगर लॉग्ड इन नहीं है तब तक यूजर एनी हाउ कोई भी यूआरएल दे दे, वो घूम फिर के उसको दिखेगा लॉगिन का ही पेज। तो ये काम किया जाता है सेशन से। जिनको कन्फ्यूजन है वो कमेंट करो, और जिनको सेशन के बारे में पता है वो थोड़ा सा इसको क्लेरिफाई करके कमेंट करके बताओ कि व्हाट इज सेशन, व्हाई वी यूज सेशन। छोटा सा क्वेश्चन है, आंसर दो। और कोशिश क्या करो, कभी भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है, खुद से पता है, तो आप वो देने की कोशिश करो, उसको सर्च करके देने की कोशिश मत करो, क्योंकि सर्च करने से तो आपको चीज़ें पता चल ही जानी है। तो हम वापस आते हैं हमारे कोड पे। यहाँ पे और नीचे अगर हम आते हैं तो ये साइड बार, याद है हमने साइड बार यूज किया था अभी फिल्टर के लिए, ये उसी के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जितना कंटेंट हमको मिल रहा है ये सारा का सारा क्या है, डायनामिक ही। यहाँ पर एक भी ऐसा वर्ड आपको नहीं मिल रहा है जो कि स्टैटिकली हमको हमारे इंडेक्स पेज पे कहीं पर भी दिख रहा हो। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अगर होम पे आते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें स्टैटिक मिल रहा हो, सब कुछ टोटल डायनामिक है। इसके अलावा हम थोड़ा सा और देखते हैं इस पेज को। हम आते हैं यहाँ पर और स्ट्रक्चर में चलते हैं। स्ट्रक्चर में एक चीज़ हमने देखी है, base.html के अंदर चलते हैं और हमने नेविगेशन बार देखा था। हम नेविगेशन बार की बात करते हैं। यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कंटेनर, तो ये हेडर का पोर्शन था। हेडर के पोर्शन में अगर हम यहाँ पर आते हैं तो इन्होंने एक ब्रांडिंग का पोल ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने हैज़ परमिशन मांगा कि यूज़र टूल्स के लिए। अब ये सिंपली क्या था, वेलकम मैसेज था। ठीक है, ट्रांस में इन्होंने क्या शो कराया है, वेलकम। ये एक स्टैटिक कीवर्ड है, यही मुझे आपको दिखाना था, वेलकम। अब ये वेलकम कहाँ आ रहा है आपको पता है? इसको अगर हम ले चल के ओपन करते हैं यहाँ पर तो ये दिख रहा है वेलकम। अच्छा, ये यहाँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी हम चेक कर लेते हैं। और इसके साथ में और कुछ चीज़ें, जैसे कि देखो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ये एक डायनेमिक कीवर्ड है। व्यू साइट, ठीक है, चेंज पासवर्ड और लॉकआउट, ये भी कीवर्ड हमें वहीं से मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, चल के देख लेते हैं। वेलकम यहाँ से मिला, ट्रांस में दिख रहा है व्यू साइट। व्यू साइट पे यूआरएल आ रहा है, साइट यूआरएल। ठीक है, ये लाया जा रहा है यहाँ पे। एचरेफ का काम यही होता है, एंकर टैग का। लेकिन ये व्यू साइट जो है ये एक स्टैटिक शब्द था जिसके ऊपर ये यूआरएल शो कराया गया। वैसे ही नीचे आते हैं हम, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का भी कीवर्ड क्या है, ये एक स्टैटिक था जिसके ऊपर के हमने क्या किया है, शो कराया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, इनको हम यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो है हमारी कोर फाइलें हैं। इसको हम अभी क्या करेंगे, जैसे हम इंडेक्स फाइल की अगर बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट वर्क तो यही रहेगा कि हम इंडेक्स फाइल को ले चल के हमारे टेम्पलेट के एडमिन फोल्डर के अंदर ले चल के index.html फाइल बनाएंगे और तब काम करेंगे। अच्छा, आप में से जो लोग को अभी क्यूरियोसिटी है वो इसको अभी करके चेक कर सकते हो, क्योंकि अभी कुछ बातें हमें और करनी है, वो कर लेते हैं, ये चीज़ें क्लियरिफाई हो जाएं, फिर हम आराम से चल के index.html पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। बाकी कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वो आप खुद से कर रहे हो। तो इसके अलावा अब जो हमने पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर देखा, इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और ये सारी की सारी फाइलें जो हैं ये आपस में बहुत ही अच्छे से कोरिलेटेड हैं और डायनामिक हैं। इनके अंदर जैसे ये लॉगिन वाला पेज, जो हमको लॉगिन पेज मिलता है वो भी यहीं से मिलता है। ठीक है, लॉगिन का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे है। तो जितनी भी फाइलें हम यहाँ पर देख रहे हैं वो सारी की सारी, जैसे एरर पेज हो गया, 500 वाला पेज हो गया, एक्शन का हो गया, ऐप इंडेक्स हो गया, बेस साइट हो गई, बेस हो गया, चेंज फॉर्म अगर हमें करना है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम इनको करके देखेंगे। कुछ चीज़ें हम करेंगे, बाकी आप एक्सरसाइज करोगे, क्योंकि अभी हम इसमें डीपली इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे, लेकिन जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है, क्योंकि जिनको समझ में आ रहा है वो तो इसके आगे खुद भी कई सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो अभी स्टार्ट किए हैं, केवल जिनको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, उनके लिए ये यूज़फुल रहे, हमको ऐसा बनाना है ये।
थोड़ा सा भी हम ज़्यादा डीप में जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी उन लोगों को, तो इसलिए अभी हम छोटी छोटी बातें करेंगे। इसके अलावा अब हमारा जो नेक्स्ट वर्क होगा वो वर्क यही है कि हम इंडेक्स की फाइल को यहाँ से ले चलेंगे और बनाएंगे। अभी आप क्या कर सकते हो, एक बार इसके जितने भी फोल्डर्स हैं इनको इत्मीनान से जाकर देख लो। प्रीवियस वाले टॉपिक में हमने, प्रीवियस वीडियो में हमने ये तो कवर कर लिया था कि हम इसका कैसे पाथ फाइंड आउट कर रहे हैं और कैसे इसके अंदर से हमने base_site.html फाइल को ले जाके कॉपी पेस्ट किया। लेकिन इसके अलावा जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिल रहा है, मतलब कि हम इसको अगर बंद कर देते हैं पूरा, यहाँ से मिनीफाई कर देते हैं सब, इस पूरे अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो यहाँ पर एप्स है, बिन है, कॉन्फ़िग है। कॉन्फ़िग की फाइल कभी भी मिलती है, ये क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। ऐप्स में क्या मिलता है हमें, जो ऐप से रिलेटेड काम है वो मिलता है। तो असल में हम ऐप क्या कर रहे हैं, हम खुद ऐप बना रहे हैं। जेंगो में मल्टीपल एप्लीकेशंस हम बना रहे हैं। यहाँ पर काम क्या हो रहा है कि हम जो भी एप्लीकेशंस बना रहे हैं उसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं हमारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। अगर आपको याद हो, मैं चलता हूँ यहाँ पर, हम जब पोल्स में होते हैं तो पोल्स के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो हम यूआरएल्स में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यूआरएल्स में हम ये बताते हैं कि कौन सा क्या कहते हैं जो फाइल है या पेज है वो किस व्यू से कम्युनिकेट कर रहा है, यानी कि किस मेथड या क्लास से कम्युनिकेट कर रहा है। उसके अलावा बाकी हम जो जब भी कोई ऐप बनाते हैं तो इसके बारे में हम चल के सीधे किसको बताते हैं, साइट्स को। इस साइट्स के अंदर हमें क्या मिलता है, हमें कई सारे एप्लीकेशंस मिलते हैं। हम आते हैं हमारे इंस्टॉल्ड ऐप में, ये है वो जगह। ये लाइन अगर आपको याद हो तो हमने बाद में लिखी थी, ठीक है। और इस लाइन में हमने क्या लिखा था, pols.apps.pols configuration। इसी की वजह से ये कॉन्फ़िगर हो जाता है हमारे एडमिन के साथ में। बाकी यहाँ पे एडमिन, ऑथ, कंटेंट टाइम, ये सब कुछ तो हमने ले रखा था। नीचे हमने कई सारा और भी काम किया था। तो इसके अलावा इसमें आप चल के देख सकते हो कि ये कॉन्फ़िगरेशन में क्या कर रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि आपको इससे थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलता है, और बाकी ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मल्टी लाइन, सिंगल लाइन कमेंट दिए रहते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया और अच्छे से मिलता है। तो अगर हम इसको समझना चाहें कि असल में कॉन्फ़िगरेशन में हो क्या रहा है, तो इन्होंने पहले OS को इंपोर्ट किया, फिर इसके बाद में इंपोर्ट लिब में से इंपोर्ट मॉड्यूल को किया, और कुछ एक्सेप्शन जो जेंगो कोर की एक्सेप्शन मिलता है, और यूटिल्स में से मॉड्यूल लोडिंग में से इन्होंने 2 अलग अलग मॉड्यूल्स को इंपोर्ट किया। ऐप कॉन्फ़िगरेशन के लिए इन्होंने क्या किया है, अगर आपको याद हो, हम जब पाइथन में क्लास बनाते हैं तो क्लास के साथ में सबसे पहला क्या बनाते हैं हम, कंस्ट्रक्टर। ये वही कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर इन्होंने फिर क्या किया, ऐप का नाम लिया है और ऐप मॉड्यूल लिया है। सेल्फ डॉट नेम में इन्होंने क्या किया, स्टोर करा दिया ऐप का नेम, और मॉड्यूल में क्या किया, ऐप मॉड्यूल। और इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है कि असल में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी बताया है। इसको भी आप आराम से पढ़ सकते हो। नीचे आते हैं, ऐप्स में इन्होंने नन दे रखा है। तो इसके अलावा यहाँ पर फिर कंडीशन दिया है इन्होंने, क्या दिया है कि इफ़ नॉट हैज़ एट्रीब्यूट, कि अगर कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है तो ये वाला काम होगा, अगर कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है तो ये वाला काम होगा। उसी तरीके से कई सारे के लिए इन्होंने लिया है और अलग अलग वर्क कराया है। अब ये देख रहे हो आप, ये सिंगल कमेंट है, ठीक है। इसमें इफ़ और एल्स नहीं है, केवल इफ़ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यही बेस्ट केस इनको यूज करना था, जिसके लिए इन्होंने मल्टीपल इफ्स चलाए हैं। इसके अलावा एक मॉडल्स है जिसमें भी नन ले रखा है, और ये सब कुछ। अब नीचे क्या चालू हो गया, चालू हो गया हमारे मेथड्स। तो इन्होंने ये रीप्री लिया है, और ये किस लिए है मुझे भी नहीं पता, ठीक है। ये असल में इन्होंने रिटर्न क्या कराया है, क्लास में नेम और लेबल। तो ये लेबल के लिए लिया है इन्होंने। और इसके अलावा फिर क्या है, पाथ फ्रॉम मॉड्यूल, मतलब कि अटेम्प्ट टू डिटरमाइन एप्स फाइल सिस्टम पाथ फ्रॉम इट्स मॉड्यूल, पाथ के लिए लिया गया है। ये इन चीज़ों पे आप थोड़ा सा समय देना, इनको थोड़ा सा स्क्रॉल करके पढ़ना, और इनको पहले कोड को समझने से पहले इनकी इस कमेंट को पढ़ लेना। इससे बहुत सारा आइडिया इसका मिल जाएगा। वापस आ जाते हैं हम अपनी फाइल स्ट्रक्चर में। रजिस्ट्रेशन है, बिन है, हम बात करने वाले थे किसकी, कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हमको सेटअप के लिए वो मिलता है कि हम कैसे सेटअप करा रहे हैं। अब जैसे हम यहाँ से तो कॉन्फ़िगर कुछ भी नहीं कराते हैं, हम क्या करते हैं, जो हमारा जेंगो जब इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ में जो भी हम अपने प्रोजेक्ट का नाम देते हैं, उसके बिहाफ पे जो भी मल्टीपल एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं, क्रिएट करते हैं, उन्हीं सब के लिए जो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसका लेना देना सीधा यहाँ से होता है। कॉन्ट्राइव का काम पता चली गया है। कॉन्ट्राइव के अंदर हम अभी तक किस में गए हैं, केवल एडमिन में।
एडमिन डॉक्स अलग से पड़ा हुआ है, यहाँ से आप एडमिन डॉक्स को देख सकते हो। और ऑथ है, कंटेंट टाइप्स है, फ्लैश है, जिस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इनको इत्मीनान से देख सकते हो। कोर की फाइलें हैं, इनको कभी टच नहीं करना चाहिए, इनको आप जाकर केवल ये देख सकते हो कि इनमें असल में हो क्या रहा है। डेटाबेस की फाइलें हैं, जो हम वहाँ पर डेटाबेस सेटअप किए थे, असल में उनके लिए यहीं से वर्क हो रहा है, या हम जो कुछ भी मॉडल के अंदर वर्क करते हैं, लिखते हैं, उसका असल में बाद में क्या होता है, जब हम माइग्रेट का कमांड चलाते हैं तो प्रोसीजरल क्वेरी में वो पहले कन्वर्ट होता है, फिर MySQL तक वो जाता है। तो वही सारा काम करने के लिए इन्होंने यहाँ पर वर्क कर रखा है, क्योंकि MySQL एक थर्ड लैंग्वेज है जिसको कि अपने सिंटेक्स में ही चीज़ें समझ में आती है, किसी और के सिंटेक्स में नहीं आएगी। हम MySQL में जाकर, जैसे हम जैम्प का यूज कर रहे हैं, जैम्प में PHP MyAdmin का, वहाँ पे अगर हम पाइथन लैंग्वेज में कुछ भी लिखना चाहें तो वो उसको नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका स्ट्रक्चर और बिहेवियर है ही नहीं। वैसे ही यहाँ पर जो ये DB है, ये क्या करता है, जो भी कुछ हम मॉडल के अंदर क्लास बनाते हैं उसको वो पहले प्रोसीजरल क्वेरी में कन्वर्ट करके फिर डेटाबेस तक पहुँचाता है, मतलब कि हमारे MySQL तक। इसके अलावा यहाँ पे डिस्पैच है, फॉर्म्स है, HTTP है, तो इन सभी को एक बार आप जाकर देखो, चेक करो, और इनमें कहीं कन्फ्यूज़न आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, इन फाइलों को केवल जाके देखना, स्टडी करना, पढ़ना, कतई कहीं पर कुछ भी चेंज मत करना। एज ए फ्रेशर जब तक हमें अच्छे से ना पता हो तब तक ये कोर की फाइलों में चेंज नहीं करना चाहिए। सिंपली ऐसा ही काम हो गया जैसे हम नया लैपटॉप लेते हैं और एकदम नए नवेले होते हैं, या डेस्कटॉप लेते हैं, तो उस समय जो कोई भी उसको सेटअप करके देता है वो सीधे कह देता है कि चाहे जो करना, C ड्राइव को कभी टच मत करना। क्यों? क्योंकि C ड्राइव में विंडोज़ की फाइलें पड़ी हुई हैं। आप ज़रा सा इधर उधर कुछ करोगे तो उसमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम, एरर, बग कुछ भी आ सकता है, और फिर वो सॉर्ट आउट करना थोड़ी प्रॉब्लम की बात होती है। वैसे ही अभी अगर आप कोई प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ भी चेंज करोगे तो उससे हो सकता है आपको प्रॉब्लम आना चालू हो, और आप फिर मुझे कमेंट करना चालू करो, और मुझे भी ना समझ में आए, आपको भी ना समझ में आए, परेशान दोनों लोग हो जाएंगे। फिर आखिरी में उसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा कि ऐसा है कि नया जेंगो इंस्टॉल कर लो, नया प्रोजेक्ट बना लो, और फिर पूरा काम फिर से करो। क्योंकि कभी कभी जैसे मैं आपके साथ वीडियो के माध्यम से जुड़ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट कर रहे हो, मैं उसके क्वेश्चन को, अगर वो छोटा क्वेश्चन है तो मैं वहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं QA विथ हे सुशील करके मैंने एक प्लेलिस्ट जो बनाई है उसमें मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा अगर प्रॉब्लम बनती है तो फिर आप फंस जाओगे, क्योंकि उस समय मैं आपके सिस्टम से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। तो इसीलिए इन फाइलों को आप स्टडी करो, चेक करो, पढ़ो, समझो, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करो। आप लोग यहाँ पर जुड़ रहे हो, मतलब कि बहुत सारे न्यूबीज़ हो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी और को पता होगा, तो वो भी मदद करो कि अगर कोई कमेंट कोई कर रहा है तो आप कोशिश करो, अगर आपको वो पता है उसके बारे में तो आप उसको कमेंट करके बताओ, क्योंकि एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे तभी हम मजबूती से बढ़ेंगे और सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं भी आपसे सीख रहा हूँ, आप भी मुझसे सीख रहे हो, तो इसलिए ये सारी छोटी छोटी चीज़ें करना ज़रूरी है। अब इसके आगे हमारा जो नेक्स्ट काम है वो यही है कि अब हम index.html फाइल में मॉडिफिकेशन करेंगे और थोड़ा सा हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तब तक अभी जितनी हमने बात की है इसको इत्मीनान से रिवाइज कर लो, पढ़ लो, और इसके साथ में जाते जाते मैंने एक फ़ाइल जो थी पहले, इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर दिया है मैंने, और इसका नाम जो आपको introduction.py नाम की फ़ाइल मिलती थी वो मैंने अब कर दिया है introduction.md, और इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें लिख दी हैं असल में, और इसीलिए ये बताना ज़रूरी था। इंस्टॉलेशन, जस्ट अ सेकेंड, फाइल का नाम है इंट्रोडक्शन। इसको मैं ओपन करता हूँ। इसके अंदर स्टार्टिंग में तो पहले क्या कहते हैं, बेसिक जानकारी है कि जैसे हम फ्रेमवर्क में क्या करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आते हैं तो फ्रेमवर्क MVT स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, तो मॉडल में हम क्या क्या चीज़ें जेंगो में कर सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें, व्यू के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं, क्या क्या कर सकते हैं वो सारी चीज़ें, टेम्पलेट में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, फॉर्म के अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट प्रोसेस में हम क्या क्या चीज़ें करेंगे, एडमिन पैनल में क्या क्या चीज़ें होंगी, सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या फैसिलिटीज़ हमको जेंगो देता है। ये सारा कुछ होने के बाद में परफॉर्मेंस में क्या चीज़ें हैं, और कॉमन वेब एप्लीकेशन टूल्स हमको क्या क्या मिलता है, और इंस्टॉलेशन में हम क्या क्या चीज़ें हमको मिल रही हैं, वो सब कुछ हो जाने के बाद में यहाँ पर जैसे अब जिस स्टेज पे हम हैं, यहाँ पर हमारा बेसिक कामकाज पूरा ख़त्म होता है। मतलब कि मॉडल, व्यू और कंट्रोल का हम छोटा छोटा कामकाज समझ गए हैं।
आप इसको उठाकर इसी के जैसा मिलता जुलता आप कोई दूसरा एप्लीकेशन बना सकते हो इसमें मॉडिफाई करके। अभी आप यानी कि इसके आगे बढ़ने से पहले पॉज करके आराम से कुछ दिन ले सकते हो और जेंगो में जो भी छोटा मोटा काम है, छोटा मोटा एप्लीकेशन ऐसा ही बना बना के आप ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आगे बढ़ना है तो यहाँ पर मैंने कुछ लिंक आपको दे दिए हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए जेंगो के डॉक्स में इस यूआरएल को आप फॉलो कर सकते हो, या फिर इंडेक्स फॉर्म में सब कुछ पढ़ने के लिए। इंडेक्स का मतलब जैसे हमें बुक में इंडेक्सिंग मिल जाती है ना ABC के सीक्वेंस में, वैसे ही मॉडल, मेथड या जो कुछ भी फैसिलिटीज़ हमें जेंगो में मिलता है उसका पूरा इंडेक्स फॉर्मेट में कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर एडवांस में चलना है, किसी भी एप्लीकेशन को बना के रीयूजेबिलिटी जैसे काम को करना है, तो वो सारा काम यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पर आप अपने आप को रोक के 1-2 दिन लो, एक छोटा सा एप्लीकेशन अलग से कुछ भी बनाओ, जो भी आपको समझ में आ रहा है बना के ट्राई करके देखो, और अगर उसमें फंसते हो तो भी कोई बात नहीं, अगर हो जाता है तो भी बहुत अच्छी बात है, दोनों ही केस में। इसके आगे फिर हम अब एडवांस में चलेंगे और हम चीज़ें जो हमको मिलती हैं यहाँ पर, पहले तो इंडेक्स को हम कस्टमाइज़ करने के बाद में फिर हमारा काम होगा कि हम एप्लीकेशंस के रीयूजेबिलिटी पे फोकस करेंगे। तब तक कोड करते रहो, बने रहो, और जाते जाते दोस्तों अपना साथ ज़रूर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और बेल आइकन को दबा दो, सो दैट कि मैं कंटिन्यूस, जैसे एक टॉपिक जब तक चल रहा है, जैसे जेंगो चल रहा है, तो आपको जेंगो के ही कंटिन्यूस वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो ये नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे उसके लिए बेल आइकन दबा दो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपना सपोर्ट आप मुझे लाइक के थ्रू दे सकते हो। बाकी मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।